नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये क्लास महा मैराथन क्लास है, क्योंकि इसमें पवन सीरीज के सारे क्वेश्चन जो भी अतलघुत्रीय बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इसी में इंक्लूड किए गए हैं। तो इसके बाद आप लोगों को जो अतलघुत्रीय क्वेश्चन है वो कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि अतलघुत्रीय क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कहानी का महत्व लिखिए। कहानी का महत्व लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है, कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी का महत्व बताइए। कहानी का महत्व बताइए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। कहानी का क्या महत्व है। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि 2 प्रकार की होती है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिविधियों गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है। गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धिता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं है। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य का अर्थ लिखिए। गद्य का अर्थ लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जिस रचना में छंद शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वह क्या कहलाते हैं। गद्य कहलाते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। पहला है, देखिए, पहला उद्देश्य है वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। दूसरा है शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। और तीसरा है मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना। द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर का अर्थ लिखिए। अक्षर का अर्थ लिखिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा आ का अर्थ है नहीं, यानी कि किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है, अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त हैं। पहला है देखिए स्वर और दूसरा है व्यंजन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूहों अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है देखिए ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा है वर्णनात्मक शब्द। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मर शब्द आया है और इसमें जब उपसर्ग आ लग गया तो क्या हो गया? अमर हो गया। इसी तरीके से कर्मण में अति लग गया तो अतिकर्मण हो गया। नैतिक में आ लग गया तो क्या हो गया? अनैतिक हो गया। और आलय में न्याय लग गया तो न्यायालय हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी शब्द के शुरुआत में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं उपसर्ग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय का अर्थ बताइए। प्रत्यय का अर्थ बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा शब्द के बाद
हट लग जाने से कड़वाहट हो जाता है। यानी कि उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग में जो है किसी शब्द के पहले कोई अक्षर या शब्दांश लगता है, और इसमें प्रत्यय में क्या होता है कि कोई अक्षर अथवा शब्दांश जो है किसी शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामासिक पद किसे कहते हैं, सामासिक पद किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने से एक शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, ये सब क्या है, सामासिक पद है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए समास चार प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। देखिए समास होते हैं 6 प्रकार के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 प्रकार दिए हुए हैं और होते हैं कुल मिलाकर के 6 प्रकार के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए, संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, वह शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का अर्थ बताइए, सर्वनाम का अर्थ बताइए। तो देखिए सर्वनाम क्या होता है, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि सब क्या है, ये सर्वनाम है जो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर बोले जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के प्रकार लिखिए, सर्वनाम के प्रकार लिखिए। तो देखिए सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और छठवां है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के भेद लिखिए। तो देखिए कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती है। पहला है देखिए प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, दूसरी है संयुक्त क्रिया, तीसरी है नाम धातु क्रिया, और चौथी है पूर्वकालिक क्रिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए, विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, या संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द और विशेषण, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा, यहाँ पर देखिए सर्वनाम की बात नहीं की गई है, लेकिन विशेषण की परिभाषा क्या होती है, सभी संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए वचन शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की परिभाषा दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, लिंग शब्द वह रूप होता है, लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है, इसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग भी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन के प्रकार बताइए, वाचन के प्रकार बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, प्रमुखता वाचन 2 प्रकार का होता है। पहला है सस्वर वाचन, दूसरा है मौन वाचन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए इसका
उत्तर हो जाएगा सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन, और जो है दूसरा है बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें या बोलें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन का अर्थ लिखिए। तो देखिए मौन वाचन क्या है, तो मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात न होने पाए कि कहीं और क्या पढ़ा जा रहा है। यानी कि आपको ऐसे मौन वाचन में इस प्रकार से पढ़ना है कि जो है आपकी आवाज दूसरे को सुनाई ना पड़े, तो इसे क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। यह सस्वर वाचन से ठीक उल्टा होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद क्रम का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पद क्रम कहते हैं। शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पद क्रम कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वाक्य में दो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन क्या होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यानी कि स्वर में हमें दूसरे वर्णों की जो है सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर शब्द जो है स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श वाचन किसे कहते हैं। तो देखिए शिक्षक द्वारा उचित सुर लय गति विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। तो देखिए अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, विरंति, और निस्सीम का विलोम क्या हो जाएगा, असीम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। तो देखिए द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। तो देखिए पहले अंश का अर्थ हो जाएगा भाग और दूसरे अंश का अर्थ हो जाएगा कंधा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए पहला है उत्थान, तो उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन, और दूसरा है मूक, और मूक का वचा जो है क्या हो जाएगा विलोम, वाचाल। यानी मूक मीन्स क्या होता है, जो मूक बना रहे यानी कि बोले ना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो देखिए आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द कौन से हैं? देखिए आ जन्म, आगमन और आकाश, ये सब क्या है? आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं सर्वनाम। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वह, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब है सर्वनाम शब्द। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला है देखिए औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो देखिए प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द हैं, पहला है प्रतिकूल, दूसरा है प्रतिछाया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो देखिए कारक शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? ईसा ने पत्र लिखा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लंग लकार यानी कि भूतकाल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विशेष और विशेष। यहाँ पर देखिए तेज जो है तेज क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द नहीं लिखा गया है। तेज क्या है? तेज क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया इसमें क्या है? दौड़ना। तो दौड़ना की तेज जो है वो विशेषता बतला रहा। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कथन और आख्यान। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वह, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रा उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। प्रा उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो देखिए प्रा शब्द से बनने वाले देखिए शब्द है प्रचार और प्रसार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे लौकिक में इक और मित्रता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सारी आगे और दिया हुआ है अभी इसी में प्रत्यय जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है देखिए कृदंत कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए काल के प्रकार कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यानी कि काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मौन वाचन के उद्देश्य। मौन वाचन देखिए पहला उद्देश्य क्या है? मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। और दूसरा देखिए क्या है? तो देखिए दूसरा है अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम
के प्रकारों के नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो और व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है, इनके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर देखिए आगे इसी में है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि जो बोलता है, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष जिससे बोला जाए, जैसे तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जाए, जैसे वह, वह, उसने, उन्होंने आदि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। आदि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आदि उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द देखिए है, पहला है जैसे अधिकार, अधिवक्ता, अधिनियम, अध्यक्ष। इसमें सब में क्या है? आदि उपसर्ग लगा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए गरम, गरमाना। फिर देखिए रोना, रुलाना। ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो देखिए स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द यहाँ पर है। देखिए विदुषी का क्या हो जाएगा? जो है पुल्लिंग शब्द विद्वान, और तपस्विनी का हो जाएगा तपस्वी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो देखिए यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं अशुद्ध रूप में, इनको शुद्ध रूप में लिखना है। पहला दिया हुआ है प्रिया, दूसरा बुद्धिमान, फिर तीसरा श्रीमती, और चौथा है उत्सव। तो यहाँ पर देखिए इनको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला दिया हुआ है प्रिया, ये तो सही ही दिया हुआ है दोनों जगह पर, यानी कि दोनों एक जैसा लिखा हुआ है दोनों जगह पर। फिर देखिए ये यहाँ पर बुद्धिमान लिखा तो यहाँ पर बुद्धिमान हो जाएगा। श्रीमती लिखा है तो यहाँ पर श्रीमती हो जाएगा। उत्सव लिखा है तो यहाँ पर उत्सव हो जाएगा। तो इस प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध शब्द लिखे जा सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके कार्य, व्यापार अथवा किसी भाव या अवस्था विशेष का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पौरुष, देखिए पौरुष, उत्साह, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है? ये सब है भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।